आज हम बात करेंगे चाइना के राइस पे कि चाइना किस तरह उभरा है और उसके क्या जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं इंडिया के लिए और दूसरे इस इलाके के लिए, इस रीजन के लिए। देखिए, ऐसा है कि चाइना जो है वो पिछले करीब 20-30 सालों में, ख़ासतौर से 20 सालों में बहुत तेज़ी से उसका राइज़ हुआ है। मैं कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि समझ लीजिए कि 1980 में जो जीडीपी था चाइना का, वो एक्चुअली पर कैपिटा जो जीडीपी था वो हिंदुस्तान से भी कम था। और 1999 में जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें चाइना का शेयर 2% से कम था और अमेरिका का हिस्सा 31% था। अब 1999 से जब हम 2020 तक आते हैं तो 2020 तक आते आते क्या हो गया कि अमेरिका तो नीचे आ गया। ग्लोबल जीडीपी में अमेरिका का हिस्सा जो है करीब 24% हो गया और चाइना का हिस्सा 17.5% हो गया। तो आप देखिए कि चाइना कितनी तेज़ी से पिछले 20 साल में आगे बढ़ा है इकोनॉमिकली। अब इससे क्या ये जो स्टैटिस्टिक्स है क्या बात बताती है कि दुनिया के अंदर जो, जाहिर सी बात है आज के दुनिया में इकोनॉमिक पावर जो है वो सबसे ज़्यादा अहम पावर माना जाता है, और उसमें जब चाइना इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है और अमेरिका उसके मुकाबले में जहाँ था उससे पीछे आ गया है, और जो स्पीड है उससे लग रहा है कि अभी कुछ सालों के अंदर जो है वो तकरीबन दोनों बराबर आ जाएंगे या चाइना उससे आगे भी निकल जाएगा। और चाइना का राइज सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं है बल्कि मिलिटरीली भी चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। इस वक्त चाइना की नेवी जो है वो, अगर अफराद को गिने आप तो उसके हिसाब से शायद दुनिया की सबसे बड़ी नेवी वो है। अब ये बात अलग है कि अमेरिका के जो हथियार हैं वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होंगे, नेवल वेपन्स, लेकिन चाइना ने एक बहुत बड़ी नेवी भी बना ली है और चाइना मिलिटरीली भी बहुत पावरफुल है। उसकी अपनी ख़ुद की टेक्नोलॉजी है जिसके बेस पर वो मिलिटरीली भी बड़ा पावरफुल हो गया है। और इसीलिए चाइना जो है अब दुनिया के सामने असर्ट कर रहा है या बता रहा है कि हम अब दुनिया के एक अगले बड़े पावर हैं, या जिसको सुपर पावर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत बड़े पावर्स हैं उनके लिए। जो पहले अमेरिका और सोवियत यूनियन के लिए 1945 के बाद जो लफ्ज़ यूज़ होता था, उसके बाद सोवियत यूनियन नीचे चला गया या टूट गया, बिखर गया। उसके बाद अमेरिका को सिर्फ सुपर पावर माना जाता था, लेकिन अब ये दूसरा सुपर पावर दुनिया के अंदर राइज़ कर रहा है चाइना। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका एक बहुत बड़ा असर जो है वो तो हिंदुस्तान पे पड़ा, जो अभी चाइना ने जो बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया के साथ किया। अब ये बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत पुराना है, लेकिन कभी भी चाइना ने 1962 में तो एक कॉन्फ्लिक्ट हुई थी इंडिया और चाइना की मिलिट्री, लेकिन उसके बाद से चाइना ने कभी भी कोई अग्रेसिवली उस चीज़ को परसू करने की कोशिश नहीं की कि चाइना इंडिया की टेरिटरी में घुस जाए और क्लेम करे कि हमारा ये हिस्सा है। बल्कि चाइना अग्रेसिवली अपने बॉर्डर डिस्प्यूट सिर्फ इंडिया से परसू नहीं कर रहा है, बल्कि उसके डिस्प्यूट सब आज के वक्त में इंडोनेशिया से भी हैं, फ़िलीपीन से भी हैं और जापान से भी हैं। जितने भी साउथ चाइना सी के आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं, सबसे उसके डिस्प्यूट्स निकल आए हैं और चाइना बड़ा एग्रेसिवली उन सारे डिस्प्यूट्स को, उन सारे अपने क्लेम्स को परसू कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना बता रहा है कि साहब अपने एक्शन से कि हम अब बड़े पावर हैं और हम जो चीज़ चाहते हैं वो हम कर लेंगे या कर सकते हैं, हमारे पास वो कैपेसिटी है। तो ये चाइना का जो असर्शन है या एग्रेशन है, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है हिंदुस्तान में ख़ासतौर से हमें समझने के लिए। उसकी वजह यह है कि चाइना जो है वो उसकी करीब 3,500 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया से शेयर करता है, और इसमें जियोपॉलिटिक्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये टर्म अक्सर अखबारों में इधर उधर यूज़ होता रहता है। उसका मतलब यह है कि ज्योग्राफी जो है उसका पॉलिटिक्स से क्या लिंकेज है। आज दुनिया के अंदर इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा समझी जा रही है कि साहब ज्योग्राफी जो है उसकी और पॉलिटिक्स की जो लिंकेज से जो चीज़ आती है वो है जियोपॉलिटिक्स। उसकी क्या अहमियत है? वो यही अहमियत है कि हम क्योंकि चाइना से के बगल में ज्योग्राफिकली लोकेटेड हैं इस तरह कि हम इस चीज़ को नहीं भूल सकते या इससे भाग नहीं सकते। भाई कोई दुनिया के दूर में कोई बहुत बड़ा पावर हो, जैसे अमेरिका ही है, उससे हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं, कम हैं, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपके जस्ट बगल में कंट्री है उससे आपके ताल्लुकात कैसे हैं, उसका रोज़मर्रा बेसिस पर आप पे असर पड़ता है। तो चाइना से क्योंकि हमारा इतना लंबा बॉर्डर है, इसलिए इस डिस्प्यूट को हम बहुत लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि चाइना हमारे मुकाबले में बहुत पावरफुल कंट्री है, बहुत
मतलब जिसकी जो कैपेबिलिटी इसको कहते हैं आज, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आप पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो इंडिया की करीब $2000 के आसपास है, चाइना की $10,000 के आसपास है। चाइना अभी कुछ दिन पहले तक, जब तक अभी तो कुछ थोड़े ताल्लुकात ख़राब हो गए जब से चाइना ने एग्रेशन कर दिया हमारी LAC के पार, लेकिन चाइना के पास ट्रेड जो था, इंडो चाइना ट्रेड, वो चाइना के एडवांटेज में था $57 बिलियन, टू द ट्यून ऑफ $57 बिलियन। तो चाइना का इतना इन्फ्लुएंस, इतना पावर, इतनी कैपेबिलिटी इस रीजन में है, और क्योंकि वो हमारे जस्ट बगल में है इसलिए हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, जैसा मैंने अभी कहा। और दूसरी एक अहम जियोपॉलिटिकल रियलिटी ये है कि हमारे दूसरी तरफ ईस्टर्न साइड में हमारे बॉर्डर के, हम पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, और पाकिस्तान से शुरू से ही हमारे ज़्यादातर कुछ बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, और हमेशा कोई डिस्प्यूट्स उनसे हमारे रहते हैं, और वॉर्स भी हुई हैं पाकिस्तान से कई, और सारे इश्यूज़, टेररिज्म और सारी चीज़ें नहीं। तो ठीक है, पाकिस्तान के मुकाबले में तो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, उससे रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, हम उस चीज़ को समझते हैं कि हम बहुत ही इफ़ेक्टिवली उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त इंडिया के सामने एक सिचुएशन आ गई जब हमारे दोनों बॉर्डर्स जो हैं वो एक्टिव हो गए, मतलब इन मिलिटरीली, कि एक तरफ चाइना ने एग्रेशन कर दिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान से तो हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं ही नहीं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करना ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में इंडिया को, वो बहुत ही एक मुश्किल चैलेंज इंडिया के लिए। और क्योंकि ये दोनों हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इसलिए हमें इस चीज़ पर अब बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि एक साथ इन दोनों सिचुएशंस को, इन दोनों एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स को इंडिया हैंडल नहीं कर सकता, और करेगा तो उससे बहुत रिसोर्सेज उसमें जाएंगे जो कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने आ गया है। एक सेइंग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि आप अपने दोस्त चुन सकते हैं कि किन कंट्री से आप दोस्ती करें, किन मुल्कों से नहीं करें, लेकिन आप अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। पड़ोसी तो जो हैं वो हमेशा के लिए हैं, ज्योग्राफी की वजह से। तो इस वजह से हमें उस चीज़ को बहुत क्लोजली देखना है कि हम इस सिचुएशन से कैसे आगे निपटेंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त, मतलब अभी रिसेंटली पिछले साल, चाइना ने ये एग्रेसिव मूव क्यों किया और क्या वजूहात उसके हैं। एक तो मैंने आपसे बताया कि चाइना का राइज हुआ, चाइना को असर्ट करना है कि हम एक बड़े पावर हैं, इस रीजन के हम सबसे पावरफुल कंट्री हैं, हम तो ग्लोबल पावर हैं, इसलिए हम जो करना चाहेंगे वो असर्शन के साथ कर सकते हैं, हमको किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से चाइना कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया, और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब दो कंट्रीज़ आसपास होते हैं, ख़ास तौर से, वैसे तो दूर भी हों तो भी अगर इस चीज़ का असर पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक डायलेमा। स्ट्रैटेजिक डायलेमा का मतलब यह है कि जब दो कंट्रीज़ या दो मुल्क आपस में अच्छे ताल्लुकात उनके नहीं हों, तो अगर एक मुल्क कोई ऐसी चीज़ भी कर रहा है जो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, जिससे उसका कोई इरादा नहीं है आपके ऊपर चढ़ाई करने का या आपसे कोई झगड़ा शुरू करने का या कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने का, लेकिन हमें ये लगता है कि वो ऐसा कर रहा है क्योंकि हमारे दिमाग में उसके बारे में एक नेगेटिव इमेज है। समझ रहे हैं? जैसे होता है ना कि आम इंसानों में भी दो पड़ोसी हैं और दोनों की कोई ख़ानदानी दुश्मनी चल रही है और फैमिली में एक आध मर्डर्स भी हो चुके हैं, तो एक पड़ोसी सुबह घर छत पे अपनी बंदूक को साफ़ भी कर रहा है सिर्फ इसलिए कि सफाई करके रख दूं, तो दूसरे पड़ोसी को लगेगा कि साहब वो सफाई इसीलिए हो रही है कि बंदूक मेरे ऊपर चलने वाली है, वो तैयारी कर रहा है मेरे ऊपर अटैक करने। अब लाख उसको समझाएगा नहीं साहब ऐसा नहीं, ले उसको नहीं लगेगा क्योंकि उसको डर है दिमाग में। तो ये जो फियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंट्रीज़ के बीच में। तो इंडिया ने कुछ ऐसे मूव्स किए, जैसे इंडिया ने दौलत बेग ओल्डी पर दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड बनाई, फिर दौलत बेग ओल्डी तक एक रोड बनाई करीब 250 किलोमीटर की, जो हमको LAC तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इंडिया और चाइना के बीच में उस तक एक्सेस देती है। तो ये दोनों एक्शंस जो थे, जो हम चाह रहे थे कि अपने पोस्ट्स को, जो हमारे बॉर्डर के पोस्ट्स हैं उनको कंसोलिडेट करें और वहाँ तक हमारी पहुँच आसान बन जाए कि वेदर बहुत ख़राब होता है, रास्ता बहुत ख़राब है, टेरेन बहुत ख़राब है, तो वहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, फ़ौजियों को बड़ी परेशानी होती है। तो हमारा कोई एग्रेसिव डिज़ाइन नहीं था,
लेकिन चाइना को लगा कि इंडिया कुछ एग्रेसिव डिज़ाइन कर रहा है, कि वहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंची जगह पर वो एयरफील्ड बना रहा है, उसकी क्या ज़रूरत, जाहिर सी बात है उसका कोई मिलिट्री पर्पज़ है, और फिर वहाँ रोड बना रहा है और भी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। तो चाइना को लगा कि इंडिया के डिज़ाइंस बड़े एग्रेसिव हैं और इंडिया LAC पे जो है वो कुछ लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर कुछ गड़बड़ करना चाह रहा है शायद। तो उससे चाइना को एक अच्छा मैसेज नहीं गया। और ये बात पहले ध्यान में रखें कि चाइना जो है हमारा पड़ोसी है और बहुत पावरफुल पड़ोसी है और जिसका पावर रोज बढ़ता जा रहा है। तो जो कंट्री जितना पावरफुल होता है उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है नाराज़ होना या अपने एग्रेशन को दिखाना। कोई कमज़ोर कंट्री आप कुछ भी करते रहिए, बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। वो जैसे इंसानों के ताल्लुकात में चीज़ होती है वैसे ममालिक के बीच में भी होती है। दूसरी चीज़ कि ताइवान के अंदर जब प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन हो रही थी तो इंडिया में 2 प्रोमिनेंट लीडर्स बीजेपी के, एक मीनाक्षी लेखी और दूसरी MP, उन्होंने उस स्वेरिंग इन सेरेमनी को वर्चुअली अटेंड किया। तो आपको पता है चाइना और ताइवान के रिलेशंस क्या हैं, और जब वहाँ के प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन सेरेमनी में हमारी गवर्नमेंट के लोग जो हैं, बड़े प्रोमिनेंट लोग, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अटेंड कर रहे हैं, तो वो चीज़ चाइना को पसंद नहीं आई। चाइना को लगा कि साहब इंडिया जो है वो हमसे मतलब आंखें दिखा रहा है हमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और प्लस फिर कोविड का जब मामला आया तो इंडिया ने भी काफ़ी कोशिश की कि साहब वो चाइना जो है वो, जो इंडिया का पोस्चर था वो ये था कि चाइना शायद कुछ चीज़ें छुपा रहा है कोविड के बारे में, जो उसका रोल है, और चाइना दुनिया के सामने इस चीज़ को लाने नहीं दे रहा है। और उसके बाद इंडिया ने कुछ ये भी कोशिश की कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं दुनिया में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के, वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में आए। तो इंडिया ने कहना शुरू किया कि साहब हम जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हमारे यहाँ जाहिर सी बात है और हमारी सारी चीज़ें बहुत ही ओपन हैं और हमारे यहाँ सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं और हमको इस तरह की चीज़ नहीं करते, वी आर रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अगर वो चीज़ें वहाँ से मूव आउट करें चाइना से, जो कि क्योंकि कोविड के मामले में चाइना पे बड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड का बड़ा एक्यूजेशन थे, बड़े इल्ज़ामात थे और उसके ऊपर बहुत चीज़ें कही जा रही थी, तो वहाँ से हमारे यहाँ आ जाएँ, मतलब हमको इससे इकोनॉमिक गेन हो। तो इन सारी चीज़ों ने मिला जुला के चाइना को थोड़ा सा नाराज़ भी किया। और ऐसा लगता है जब आप रेट्रोस्पेक्ट में चीज़ें देखें कि चाइना ने जो एग्रेशन किया उसके पीछे ये सारे फैक्टर्स भी रहे होंगे। और दूसरा ये कि चाइना में ये व्यू पॉइंट भी है कि साहब ये LAC जो है वो डिस्प्यूटेड इलाका है, चाइना बहुत से डिस्प्यूट उस पर करता रहा है। जब क्विंग डायनेस्टी चाइना में थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ पिछली सेंचुरी में जो एग्रीमेंट हुआ था 1914 में, वो चाइना उसको मानता नहीं, अब कहता है कि साहब वो एग्रीमेंट ठीक नहीं था और वो टेरिटरीज़ हमारी जो हैं वो इंडिया की तरफ चली गई हैं और हमें मिलनी चाहिए। तो वो चीज़ चाइना जो है वो, चाइना में बहुत से स्कॉलर्स का ही कहना है कि चाइना को एग्रेसिवली जाकर उन टेरिटरीज़ को लेना चाहिए जो हमारी टेरिटरीज़ हैं। और फिर इंडिया ने जो आर्टिकल 370 को डाउनग्रेड किया कश्मीर में और लद्दाख के स्टेटस को चेंज किया गया, तो उसमें भी चाइना को लगा कि साहब ये अक्साई चीन का एरिया इंडिया क्लेम कर रहा हमारा है, क्योंकि इंडिया ने फॉरेन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर अपर हैंड लेने के लिए गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने कह दिया कि साहब वो तो गिलगित बल्तिस्तान हमारा है और अक्साई चीन भी हमारा है। तो गिलगित बल्तिस्तान तो पाकिस्तान के कंट्रोल में, कोई बात नहीं, लेकिन ये चाइना के टेरिटरी जब आप कह रहे हैं हमारी है, तो चाहे हमारी हो अदरवाइज़, लेकिन जब आप फिर से असर्ट करेंगे तो उसमें चाइना को लगा कि साहब ये सारी चीज़ें मिला जुला कर इंडिया कुछ एग्रेसिव पोस्चर ले रहा है। तो जो एक पावरफुल कंट्री होता है रीजन में, बगल में आपके पड़ोस में, और जो बहुत ज़्यादा पावर मैंने अभी आपको बताया उसका है हमसे, हमारे मुकाबले इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हर तरह से चाइना इंडिया से बहुत पावरफुल है, तो उसको लगता है कि साहब हमको स्टेटस को चेंज करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सारी चीज़ें मिला जुला कर जो हैं उन्होंने चाइना को ऐसी पोजीशन क्रिएट की जिसमें चाइना ने वो एग्रेसिव एक्शन लिया हमारे अगेंस्ट। और बहुत से लोगों का ये भी मानना है, बहुत से स्कॉलर्स का, कि चाइना ने ये इसलिए किया क्योंकि वो कोविड के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दुनिया में चीज़ें हो रही थी, बहुत बातें हो रही थी, इंडिया भी कर रहा था, दूसरे कंट्रीज़ भी कर रहे थे, और दुनिया के अंदर ये भी बात हो रही थी कि साहब वो चाइना ने कोविड के अंदर बड़ा कुछ फाउल प्ले किया। प्लस चाइना के अंदर भी कहीं लोग इस बारे में न बात करने लगे और लोग नाराज़ ना हो जाएं गवर्नमेंट से, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि जनता का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए साहब यहाँ पर ये एक्शन ले लें, तो एक नेशनलिस्टिक एक्शन होगा जिससे कि पूरा मुल्क यूनाइट हो जाएगा, साहब वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया और हम अपने रिसोर्सेज को लगा के अपनी टेरिटरी को वापस ले रहे हैं। तो वहाँ से उस इशू से अटेंशन इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी डाइवर्ट हो जाएगा और हमारे मुल्क में भी डाइवर्ट हो जाएगा। तो बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि एक डाइवर्जनी एक्शन था जो चाइना की गवर्नमेंट जो है जी जिनपिंग की, वहाँ से अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करना चाहती थी, जो कोविड के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई आप सबको मालूम है। तो इस वजह से चाइना ने ये एग्रेसिव पोस्चर लिया। लेकिन मैंने अभी पहले आपको बताया कि चाइना ने वो एग्रेसिव पोस्चर कई कंट्रीज़ के साथ अख्तियार कर रखा है। जितने भी कंट्रीज़ जो चाइना से बॉर्डर्स जो हैं उनके सी में मिलते हैं,
और सबसे चाइना उन डिस्प्यूट्स को परस्यू कर रहा है, तो ये बताता है कि चाइना अपने न्यू फाउंड पावर को असर्ट कर रहा है, बताना चाह रहा है इस रीजन के हम सबसे पावरफुल कंट्री, और ग्लोबली भी हम कन्फ्रंट कर सकते हैं किसी भी कंट्री को, और वी आर द नेक्स्ट सुपर पावर। तो एक तरह का वो स्टेटमेंट है जो चाइना दुनिया को दे रहा है। अब इस सिचुएशन में और चाइना ने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जिससे इंडिया को परेशानियां भी हैं, जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है ल्हासा रिवर, उस पर 6 डैम्स चाइना ने बनाए हैं, कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ बन रहे हैं, जिससे कि वो वाटर को का जो नेचुरल कोर्स है उसको डाइवर्ट कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि साहब चाइना जो है उसके पास एक एडिशनल पावर आ गया है। जब चाइना इस वाटर को हार्नेस कर लेता है और आर्टिफिशियल लेक्स बना लिए, तो वो उस वाटर फ्लो को कंट्रोल करके इंडिया में सूखा भी पड़ सकता है अगर चाइना ने पानी कंट्रोल कर लिया, और जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई या पानी बढ़ गया उसको छोड़ देगा तो इंडिया में फ्लड्स भी आ जाएंगे, और इससे पहले इस तरह की चीज़ें हो भी चुकी हैं इंडिया में। तो वो एक एडिशनल पावर जो है एक्वायर कर लिया उसने वाटर को हार्नेस करके, जो कि हमारे लिए एक तरह का अनड्यू प्रेशर है जो चाइना असर्ट कर सकता है इसको करने से, जो एक बहुत ही गलत चीज़ है, जो एनवायरमेंटली भी बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि आप एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन चाइना अपने पावर के एक्विजिशन में ये सारी चीज़ें कर रहा है और बहुत से और डैम्स भी बना रहा है। तो वो एक बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर है चाइना का, लेकिन जाहिर सी बात है हमको उन चीज़ों को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना है, क्योंकि वही बात जो मैंने पहले कही कि चाइना हमारा ज्योग्राफिकल नेबर है और हमको उस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि चाइना एक राइजिंग पावर है और हमको उसके साथ रहना है, हम उससे एस्केप नहीं कर सकते, वो हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है। तो वो भी एक चीज़ जो चाइना कर रहा है, प्लस चाइना ने जो अपनी नेवी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो वो भी एक मतलब अक्सर वो इरिटेंट होता है साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन में, जब चाइना की नेवीज़ जो है ऑपरेट करती हैं, और हमारी नेवी की प्रेजेंस वहाँ पे है ही है। तो इस रीजन में जो 2 बड़ी नेवीज़ जो हैं जो आसपास ऑपरेट कर रही हैं, जिनके रिलेशन आजकल थोड़े से ख़राब हैं, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट हो सकता है। एनीवे, तो अब देखना ये कि इस सिचुएशन में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया के लिए। देखिए, एक तो जो बड़ा नेचुरल रिस्पॉन्स है बहुत से लोगों का ये कहने का कि साहब इंडिया को जो है वो अमेरिका से क्लोज होना चाहिए, और जो हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी किया भी है, हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशंस अमेरिका से काफ़ी करीब हैं, और अमेरिका काफ़ी हद तक इस रीजन में इंडिया से करीब होना भी चाह रहा है। उसका रीज़न ये है कि ग्लोबल लेवल पर अमेरिका का कंपटीशन तो चाइना से ही है इस वक्त, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया जैसे बड़े पावर को इस रीजन में यूज़ करे चाइना को प्रेस करने के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना के पावर को कंटेन करने के लिए। तो ये अमेरिका सही सोच रहा है अपने हिसाब से, लेकिन इसमें इंडिया को सोचना है कि क्या हम अपने, जिसको कहते हैं पुटिंग ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, कि हम पूरी तरह अमेरिका के साथ चले जाएं और अमेरिका के चक्कर में हम चाइना से भिड़ते रहें या भिड़ जाएं, और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो तो हमें झेलने पड़ेंगे, क्योंकि हम इस रीजन में हैं। अमेरिका तो बहुत दूर का पावर है, वो तो यहाँ से हट भी सकता है आगे चल के जैसे हालात हुए, लेकिन हम यहाँ से नहीं भाग सकते। तो यहीं पे देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ज्योग्राफी, कि हमको अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से इस गेम को बड़ा अक्लमंदी से खेलना है, कि हमको चाइना को बहुत ज़्यादा अनॉय भी नहीं करना है, चाइना को बहुत ज़्यादा नाराज़ भी नहीं करना है, चाइना को ये ना लगे कि हम अमेरिका से साथ मिलकर चाइना को कंटेन कर रहे हैं या उसको परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना हमसे बहुत ज़्यादा हिट बैक कर सकता है, उसके पास वो पावर है कि हम पे वो एडिशनल प्रेशर डाल सकता है, हमारे लिए और मुश्किलात खड़ी कर सकता है। और हमें ऐसा भी नहीं करना है कि पूरी तरह उसको फ्री पास दे देना है कि हम कुछ नहीं करेंगे, चाइना जो चाहे करे, क्योंकि भाई वो बहुत पावरफुल कंट्री हमारे रीजन में है, तो हमको चाइना को बिल्कुल नाराज़ नहीं करना है। बल्कि हमें कुछ एक बैलेंसिंग गेम करना है कि हम अमेरिका के साथ, जैसे इंडिया ने क्वेट को ज्वाइन किया है, जिसमें और कंट्रीज़ हैं, अमेरिका भी है, इंडिया भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जो दूर के कंट्रीज़ हैं, लेकिन जाहिर बात है अमेरिका के एलाइज़ हैं, उन सब का स्टेक है चाइना को कंटेन करने में। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इन चारों कंट्रीज़ में इंडिया ही यहाँ पर है, सीन पर इंडिया ही है ज्योग्राफिकली, बाकी कंट्रीज़ बहुत दूर हैं। तो हमें इस बात को देखना है कि उनका स्टेक जो है इस गेम में तो है, वो चाह रहे हैं इंडिया उनके साथ रहे और चाइना को कंटेन करें, वो सबका इंटरेस्ट एक है, लेकिन वो सब दूर के कंट्रीज़ हैं, ज्योग्राफिकली यहाँ नहीं है, इसलिए वो अफोर्ड कर सकते हैं इस डिस्प्यूट से डिसएंगेज होना आगे चल के, अगर हालात साजगार नहीं हुए। लेकिन इंडिया डिसएंगेज नहीं कर पाएगा। तो हमें ये सोचना है कि हम इस गेम को किस तरह खेलें, कि हम चाइना को ये बताएं कि साहब हम आपसे कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं चाहते, बिल्कुल भी वॉर नहीं चाहते, हम आपके कोई कॉम्पिटिटर नहीं है ग्लोबल लेवल पे, लेकिन इस रीजन में हम भी एक रेस्पेक्टेबल कंट्री हैं और हमें वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि हम
कोई छोटे मोटे कंट्री नहीं है, हम भी यहाँ के एक सिग्निफिकेंट पावर हैं साउथ एशिया की। तो वो चीज़ इंडिया को बहुत समझदारी के साथ चाइना के साथ एंगेजमेंट में अपने लानी है। तो कहने का मतलब ये कि हमको चाइना के साथ एंगेज करना है, मुस्तकिल बातचीत रखनी है, उससे बातचीत ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और हमें साथ साथ अपनी तैयारी भी करनी है, अपने इंटरनेशनल लेवल पर अपने एक्शंस भी ऐसे रखने हैं जिसमें कि हम एक इंडिपेंडेंट प्लेयर की तरह सामने आए, लेकिन बहुत फर्मली अपनी पोजीशन को स्टेट भी करना है कि हमारी क्या पोजीशन है और हमारे क्या इंटरेस्ट हैं, और एलएसी पे हम कौन सी चीज़ें टॉलरेट कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम नहीं कर सकते। हम कॉन्टिन्यूसली पीछे नहीं हट सकते कि चाइना जो भी टेरिटरी चाहे आप उसको कंसीड कर लें, या आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई एंड होना चाहिए, क्योंकि चाइना आपका नेक्स्ट डोर नेबर है। अगर उसके सारे क्लेम्स हमने सुनने शुरू कर दिए तो फिर उसका तो कोई एंड नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रिलेशन ज़्यादातर ख़राब और कम अच्छे रहे हैं। तो हमको ये इस वक्त ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन इंडिया को लेना है कि अपनी इस जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिटिक्स में या स्ट्रैटेजी में, इस रीजन की जो स्ट्रैटेजी हमारी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को कहते हैं। एक शॉर्ट टर्म गेम तो टैक्टिक्स होता है कि आज हमें क्या करना है, कल क्या करना है, रोज़मर्रा के लेवल पर, लेकिन जो स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग टर्म गेम के आगे आने वाले 10 साल 15 साल में हमें क्या करना है, तो उसमें हमें सोचना है क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि इन दोनों लोगों से हमारे रिलेशंस ख़राब रहें, क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत क्लोज है। अमेरिका और पाकिस्तान आपको पता है उनके बड़े क्लोज स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं। तो हमें ये कोशिश शायद अब करनी पड़े कि हम पाकिस्तान से अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान से हमारे रिलेशंस नहीं इम्प्रूव हुए तो फिर ये दोनों फ्रंट्स लाइव रहेंगे, जिनको कि हमारे लिए बड़ी फिनेंशियल, मिलिट्री और पॉलिटिकल कॉस्ट होगी उस चीज़ को डील करने में। गो कि ये बड़ी एक सेंसिटिव इशू है, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेशंस का बहुत ज़्यादा ताल्लुक इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी है, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो बड़ा प्ले आउट करता है कि हम पाकिस्तान के साथ बहुत सख्त हैं और बड़े एग्रेसिव हैं और उसके ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हमारे मुल्क का इस वक्त ये दिखता है कि हमें पाकिस्तान से रिलेशंस इंप्रूव करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, क्योंकि हम को इस रीजन में पीसफुली सर्वाइव भी करना है। भाई, मुल्क का मेन काम डेवलपमेंट करना होता है ना, हमको अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना है, मुल्क को डेवलप करना है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। अगर सारे रिसोर्सेज हमने वेपनरी में खर्च कर दिए और सारी एनर्जी उसी में लगा दी तो फिर डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और उसकी हाई कॉस्ट होगी जो इंडिया के लिए मुनासिब नहीं है। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा कि हम इन रिलेशंस को किस तरह से, जैसे होता है ना कि एक जिसको कहते हैं ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है, इंडिया एक तरफ है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। तो हमें ये देखना है कि इस ट्रायंगल के अंदर हम किसी एक कोने के साथ रिलेशनशिप्स अपनी बेटर करें। बेटर तो हमें चाइना से भी करना है, लेकिन चाइना से क्योंकि बहुत से इश्यूज़ हैं जिस पे कन्फ्रंटेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है, जिस पे डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि चाइना के बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हैं। पाकिस्तान उसके मुकाबले बहुत छोटा मुल्क है, मिलिटरीली भी हमसे वीक है, और क्या नाम है, इकोनॉमिकली भी हमारा 1/6 होगा या उससे भी छोटा है। तो उससे, क्योंकि उसका भी इंटरेस्ट होगा इकोनॉमिक रिलेशंस इंडिया में बनाने के लिए, इसीलिए अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जो जियो इकोनॉमिक्स की बात चली और उनके आर्मी चीफ ने ये बात कही और दूसरे लोग गवर्नमेंट में उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स की बात कही। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मिलाना, कि इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं आपके अपने नेबर से ज़्यादा अच्छे हों तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, बजाय इसके कि आपके इकोनॉमिक रिलेशंस किसी बहुत दूर के मुल्क से हों, क्योंकि बहुत सी ऐसे ट्रेड और रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशन जो नेबरिंग कंट्री में बहुत अच्छी तरह हो सकते हैं और जो म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं। तो जियो इकोनॉमिक्स की बात जो है, जो कॉन्सेप्ट चलता है यूरोपियन यूनियन में, जहाँ वो 27 मुल्क एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज इकोनॉमिक रिलेशंस रखते हैं और उन सबको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो वो आइडिया अभी मूव की गई है और इंडिया में भी उसका बड़ा फेवरेबल रिस्पांस हुआ। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये कि हमें सोचने की ज़रूरत है कि इस रीजन में, क्योंकि हमें मुस्तकिल एक दूसरे के साथ रहना है, तो कन्फ्रंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि कोऑपरेशन, हमको उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस रीजन में इंडिया को करने की ज़रूरत है, वो हमें अपनी स्ट्रैटेजिक एम्बिवेलेंस जो है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजिक एम्बिवेलेंस का मतलब है कि इंडिया की एक पॉलिसी रही है जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, कि साहब हमारी तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, मतलब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या करेंगे ये हम डिसाइड करेंगे, हमारी फ्रीडम है, हम किससे रिलेशंस कितने रखें नहीं रखें, ठीक है।
लेकिन एक्चुअली वो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी क्या है? एम्बिवेलेंस है। एम्बिवेलेंस मतलब कंफ्यूजन कि हम किधर हैं, क्लियर पता नहीं। तो कहीं कहीं तो पॉलिटिक्स में वो चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद होती है कभी कभी कि आप अपने स्टैंड को क्लियर ना करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में, जिससे कि आप आखिरी वक्त में इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। कहीं कहीं वो बहुत यूज़फुल चीज़ होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती। इस केस में, चाइना के केस में, हमें बहुत क्लैरिटी रखनी है, जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि हम चाइना से कहाँ तक एंगेज करेंगे, वो चीज़ एकदम क्लियर हो। और चाइना से कन्फ्रंटेशन में हम कहाँ तक जाएंगे। ये नहीं कि अमेरिका हमें कहाँ तक ले जाना चाह रहा है या दूसरे मुल्क हमको कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं, वो तो बहुत आगे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हमको किसी भी कीमत पे चाइना से कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमको उस चीज़ को बहुत क्लियरली डिसाइड करना है और फिर उस चीज़ को कन्वे करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिटिक्स में, खासतौर से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी दूसरा क्या सोच रहा है हमारे बारे में, जो हमने स्ट्रेटजिक डायलेमा की बात की। तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए सामने वाले कंट्री के लिए, चाइना के सामने, कि साहब ठीक है, इंडिया इससे आगे नहीं जाएगा। तो चाइना भी अपने दिमाग में, अपनी प्लानिंग में क्लियर होगा कि साहब इंडिया इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। इसलिए हमको ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि होता क्या है कि जब आप परसेप्शंस गलत होते हैं तो कभी कभी आप बहुत छोटा सा कोई एक्शन ले रहे हैं जो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी उसको एग्रेसिव लेकर और कोई रिएक्शन दे देती है और फिर उससे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, कभी कभी वॉर भी शुरू हो सकती है, जो किसी के भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में वॉर बहुत एक्सपेंसिव है और कोई भी कंट्री उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे वो चाइना इतना रिच क्यों ना हो और चाहे हमारे जैसा कंट्री क्यों ना हो, कोई नहीं चाहता वॉर। तो हमको उस सिचुएशन को हर तरह से अवॉइड करना है, और वो चीज़ तभी होगी जब हम स्ट्रैटेजिकली बहुत क्लियर होंगे, हमारी क्लैरिटी होगी। हम अपने एलाइज को भी क्लियरली बता दें कि अमेरिका से हम स्ट्रैटेजिक एलाई हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं वहाँ भी क्लियर हो कि हम इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। और सामने जो सो कॉल्ड एडवर्सरी अगर है, आज एडवर्सरी है, कल फ्रेंड हो सकता है हमारा, उसको भी चीज़ क्लियर हो कि हम इस लाइन को क्रॉस नहीं करें। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिया को करनी है, वो ये है कि इंडिया को अपनी पॉलिटिक्स ऑफ डिफरल जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, स्पेशली इन रिलेशन टू द बॉर्डर डिस्प्यूट। मैंने आपको बताया बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना वाले कहते हैं कि हम समझते हैं कि हमारा ये वाला इलाका है, हम कहते हैं नहीं हमारा ये इलाका है, और वहाँ पर बहुत से डिस्प्यूट्स जो हैं, और जाहिर सी बात है बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन है, वो माउंटेनियस रीजन है और 3,500 किलोमीटर का एरिया है, कोई छोटी मोटी का एरिया नहीं है। तो उस चीज़ को वंस फॉर ऑल रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो हैं, फिर वही बात मैं कहूँगा कि पॉलिटिक्स ऑफ डिफरल भी कहीं कहीं बहुत यूज़फुल होती है कि आप किसी मसले पर डिसीजन लेने को डिफ़र करते रहें, बल्कि इनडेफिनेटली पोस्टपोन करते रहें कि साहब बाद में डिसाइड कर लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, आगे कर लेंगे। लेकिन आज की सिचुएशन जो है, जहाँ चाइना इतनी तेज़ी से राइज कर रहा है, वैसी सिचुएशन में, और राइज कर चुका है रादर, वैसी सिचुएशन में जबकि चाइना नज़र आ रहा है कि दुनिया का अगला सुपर पावर है, तो उसके साथ हमारा इतना लॉन्ग स्टैंडिंग अगर बॉर्डर डिस्प्यूट होगा तो कभी वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, वो हमेशा उसके ही इंटरेस्ट में जाएगा, क्योंकि उसके पास वो मिलिट्री माइट है, वो इकोनॉमिक माइट है, वो हेफ्ट है, जिसके ज़रिए वो अपने इंटरेस्ट को परसू कर सकता है बाय द यूज़ ऑफ फोर्स, और हम उसको रेजिस्ट आज शायद थोड़ा कर लें, कल शायद ना कर पाएँ बिल्कुल। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें सोचने की, कि हम उस पर एक डेफिनेटिव एक्शन लें और चाइना के साथ बातचीत करके उस मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश करें फॉर ऑल टाइम्स। वो हमारे इंटरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ग्लोबल लेवल पर भी एक बहुत इसका चाइना के राइज का एक बड़ा इम्प्लीकेशन ये है कि अब दुनिया के अंदर एक बड़ी फ्लूइड सिचुएशन आ गई, क्योंकि अभी तक 1990 के बाद से अभी तक एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्डर था जिसमें अमेरिका सुपर पावर था, बाकी कंट्रीज नीचे थे, और फिर जाहिर बात है अमेरिका की मर्जी काफ़ी ज़्यादा तक चलती थी, अमेरिका जो चाह रहा था, गलत चाहे सही, दुनिया में कर रहा था। लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि अब जब तक चाइना का राइज होने लगा तो एक थोड़ा सा एक बैलेंस ऑफ पावर वाली सिचुएशन भी बनने लगी दुनिया में, जबकि एक काउंटर बैलेंस अमेरिका के लिए सामने आ रहा है चाइना के राइज से, और उससे दुनिया की पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो चीज़ ये है कि जब बाइपोलर वर्ल्ड हो जाती है या दो सुपर पावर दुनिया में होते हैं तो छोटे ममालिक के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन होती है, क्योंकि छोटे ममालिक हमेशा डरते रहते हैं बड़े कंट्रीज से। लेकिन ये दो कंट्रीज जब दो पावरफुल होते हैं, जैसे अमेरिका और सोवियत यूनियन थे 1945 से 90 तक, तो उसमें क्या होता था कि अमेरिका कोई भी ज़्यादती और जुल्म करना चाह रहा दुनिया किसी रीजन में तो रूस उसको करने नहीं देता था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर दुनिया की स्टेटस को अमेरिका चेंज करेगा कहीं पे तो उससे अमेरिका का पावर बढ़ जाएगा, इसलिए वो उसको करने नहीं देता था। उसी तरह रूस कहीं पे कुछ करना चाहता था तो अमेरिका उसको रोकने की कोशिश करता रहता था।
जैसे तराजू होता है ना, उसके दोनों पल्ले एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। उसका नतीजा क्या होता था, ये कमज़ोर कंट्रीज जो हैं दुनिया के, वो थोड़े काफ़ी हद तक सुकून से थे। लेकिन उसके बाद आपने देखा, जब से यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई 1990 के बाद से, तो अमेरिका ने हर जगह मनमानी करी, कहीं भी किसी मुल्क में घुस गया, जो चाहे किया। तो वो चीज़ शायद अब उस तरह ना हो पाए चाइना के राइज से, ठीक है। उसके साथ साथ चाइना के राइज के साथ साथ रूस का भी राइज हो रहा है। जो रूस एक रशिया अलग कंट्री है, जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, इसके 15 हिस्से टूट के अलग हो गए। तो ये जो कंट्रीज़ राइज कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये इस इलाके की कंट्रीज जो नॉन यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, तो बैलेंस ऑफ पावर इधर शिफ्ट हो रहा है। तो जो दुनिया की पॉलिटिक्स में एक नया चेंज लाएगा, जब ये बैलेंस पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा। और एक अगर अमेरिका, बहुत से लोग अमेरिका में कह रहे हैं अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है, और काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुआ भी है, लेकिन एक तरफ अमेरिका का डिक्लाइन और चाइना का राइज होकर अगर वो स्टेबलाइज करता है, तो एक बाइपोलर इंटरनेशनल सिस्टम क्रिएट हो सकता है, जो दुनिया की पॉलिटिक्स के लिए एक नया डायमेंशन आएगा। और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कमज़ोर और वीक कंट्रीज़ के लिए कोई अच्छी सिचुएशन है कि इस तरह की बाइपोलैरिटी दुनिया में हो। कुछ का ये भी मानना है कि साहब अब ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज करेगी, कि रशिया का भी राइज हो रहा है, रशिया भी मिलिटरीली काफ़ी पावरफुल हो गया है, इधर चाइना का राइज हो रहा है, अमेरिका थोड़ा डिक्लाइन किया, यूरोपियन यूनियन भी एक पावर सेंटर है। तो एक दुनिया में मल्टीपोलर पावर सिस्टम हो जाएगा, इसमें बहुत से पावरफुल कंट्रीज़ होंगे, और वो एक नई तरह की सिचुएशन दुनिया के अंदर क्रिएट होगी। तो ये सारे जो चेंजेस दुनिया की पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, ये बेसिकली जो ट्रिगर हुए हैं चाइना की राइज से हुए हैं। और अब वेस्ट को, वेस्टर्न कंट्रीज जो इतने ज़माने तक दुनिया को डोमिनेट करते रहे, अब उनको फिर से सोचने की ज़रूरत है कि अभी इस नई दुनिया में वो किस तरह सर्वाइव करेंगे। क्योंकि अभी तक जो है उनको कोई चैलेंज दुनिया के इस हिस्से से नहीं कर रहा था। अब ये चाइना का जो चैलेंज आया है ईस्टर्न साइड से, वो एक नया चैलेंज है। और अब वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका, इस बात के ऊपर सोच रहे हैं कि अब इस नई सिचुएशन में वो किस तरह सर्वाइव करेंगे, या किस तरह रहेंगे, या उन्हें क्या करना पड़ेगा। बहुत सी जगहों पर बहुत से लोगों ने वेस्ट में ह्यूमन राइट्स का इशू, डेमोक्रेसी का इशू उठाया है चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जो है वो बहुत क्वेश्चनेबल है। प्लस चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, और डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स आजकल ग्लोबल वैल्यूज़ हैं, पूरी दुनिया उनको एक्सेप्ट करती है। तो चाइना के राइज को लिमिट करने के लिए, या उसको दुनिया के दूसरे हिस्सों में डीलेजिटिमाइज करने के लिए वेस्ट में ने ये दो इश्यूज़ उठाए हैं, जो जिनका बड़ा ट्रैक्शन है, बड़ा अट्रैक्टिव इश्यूज़ हैं। और वेस्ट चाह रहा है कि इन इश्यूज़ पर चाइना को बैकफुट पे लिया जाए, जो जाहिर सी बात है एक इम्पॉर्टेंट सोच है। लेकिन आज की दुनिया में जो कोई कंट्री अगर इकोनॉमिकली बहुत तेज़ी से राइज कर रहा हो, तो आप इन इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा दिन तक उसको पिन डाउन नहीं कर सकते, और उसकी इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है, जो उसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, वो इवेंचुअली डोमिनेट करेगा, जो कि चाइना बार बार दुनिया को दिखा रहा है। तो ये एक नई सिचुएशन है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, चाइना का राइज, जिसका असर सारे कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है उसके लिए उसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि हम उसके जस्ट नेक्स्ट डोर नेबर हैं और इतना बड़ा बॉर्डर चाइना से शेयर करते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा एक डिस्प्यूट भी चाइना से ऑनगोइंग चल रहा है, जो अभी तक पूरी तरह सेटल नहीं हो पाया। तो इंडिया को ज़्यादा इस राइज के बारे में सोचने की ज़रूरत है, उसके इम्प्लीकेशंस के ऊपर सोचने की ज़रूरत है, और उसके क्या जियो स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज इंडिया के लिए होंगे, वो भी इंडिया को देखना है। क्योंकि देखिए, अब इस पूरे रीजन को चाइना इनसर्किल कर रहा है, मतलब इंडिया के आसपास के जितने भी कंट्रीज़, उन सब से चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए, बल्कि इंडिया से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हो गए, क्योंकि चाइना के पास उतने रिसोर्सेज हैं कि वो इन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करता है और फिर उनको अपने करीब लाता है। इंडिया के पास शायद उतने रिसोर्सेज ऑब्वियसली नहीं है। तो आज देखिए कि नेपाल से चाइना के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, म्यांमार में चाइना ने इनरोड्स कर लिया है, वहाँ पर रेल लाइन और रोड लाइन बना रहा है, बांग्लादेश से चाइना के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, श्रीलंका से तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं, पाकिस्तान से ऑलरेडी हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे नेबरहुड में जितने भी कंट्रीज़ हैं जो हमारे आसपास, उन सब से चाइना के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, उनसे मिलिट्री रिलेशंस भी हैं कई से बहुत स्ट्रॉन्ग। श्रीलंका में तो पूरा पोर्ट ही, हम्बनटोटा पोर्ट ही चाइना ने वर्चुअली टेक ओवर कर लिया है। तो मिलिट्री रिलेशंस भी हैं और इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं, और चाइना के पास उतने रिसोर्सेज हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया के लिए बड़ी कंसर्न की भी हैं, और अहम चीज़ें भी हैं जिनको इंडिया को आगे चल के देखने की ज़रूरत है, और उस पर बहुत ही समझदारी से अपनी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है।
तो ठीक है, अब हम यहाँ ख़त्म करते हैं और फिर आगे सेशन में आपसे क्वेश्चन आंसर्स या सवाल जवाब इस चीज़ पर आगे करे जाएंगे।